केमिस्ट्री क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड वीडियो में कुछ टॉपिक देखेंगे और ये लगभग लास्ट सीरीज के टॉपिक हैं उस चैप्टर के लिए। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट। जैसे जनरली ऐसा देखा जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर कराते हैं तो जिस रेट से वो रिएक्शन हो रहा है, अगर हम उसको थोड़ा सा हीट देते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका बाय हीटिंग, तो देखा जाता है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज कर जाता है, रिएक्शन फास्ट रेट से होने लगता है। तो अब इस केमिकल काइनेटिक्स में उसी बात से रिलेटेड, उसी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म की बात करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि रेट का टेम्परेचर डिपेंडेंस किस टाइप से होता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट जो होता है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, इंक्रीज तो करता है। तो हम लोग न्यूमेरिकली उसको किस रूप में डिफाइन करेंगे, किस रूप में फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक टर्म है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस जो होता है रेट का, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट से डिटरमाइन किया जाता है या उसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट। अब जनरली ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, फास्ट रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये उसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म में हम इसको लिख रहे हैं, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को लिया जाता है कि रूम टेम्परेचर आप जानते हैं कि 298 केल्विन को माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस या अप्रॉक्सीमेटली 298 केल्विन, और उसमें 10 डिग्री इंक्रीज करने पर 308 आ जाएगा केल्विन। तो 308 केल्विन पर जो रेट कांस्टेंट होता है और रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन पर जो रेट कांस्टेंट होता है, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो डिफिनीशन हम इसका क्या देंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 308 कहाँ से आया, तो 10 केल्विन बढ़ाने पर या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर। आप जानते हैं कि केल्विन और सेल्सियस का वेरिएशन सेम टाइप में होता है। तो 298 रूम टेम्परेचर है और प्लस 10 केल्विन बढ़ाने पर 308 केल्विन आया। तो इस पर जो उसका रेट कांस्टेंट है, टू द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 298 केल्विन। तो 298 केल्विन टेम्परेचर क्या है, हमारा रूम टेम्परेचर है। तो हम लोग फार्मूला के रूप में इसको लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन, यानी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट आएगा उसका, डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। एक बात और है कि ज़्यादातर रिएक्शन में ऐसा पाया जाता है एक्सपेरिमेंटली कि अगर कोई रिएक्शन किसी टेम्परेचर पर हो रहा है, जनरली रूम टेम्परेचर पर, तो अगर हम लोग उसका 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं सिस्टम का, तो उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है लगभग डबल हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है। तो वही हम लोग लिखते हैं कि जनरली द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड विथ द राइज और इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। तो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाएगा जितना भी पहले का होगा। तो उस कंडीशन में जनरली ये होगा कि रेट कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है जो है, और ये लगभग आपका डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स वहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू आएगा। फिर आर्हेनियस इक्वेशन है। अब ये टेम्परेचर जो डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस के अनुसार जो रेट चेंज कर रहा है, इसके बारे में आर्हेनियस ने एक टेम्परेचर डिपेंडेंस का इक्वेशन दिया, जिसके आधार पर तो बेसिकली उनका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन
इज एक्सप्रेस्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या दिए थे, तो K यानी टेम्परेचर K इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट टाइप का कितना हुआ, तो A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब इसमें जो टर्म्स यूज किए गए हैं, इन टर्म को आप देख सकते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो A जो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, ये जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जनरली आर्हेनियस थ्योरी कहता है, वो अपने थ्योरी के आधार पर ही दिए थे। तो आर्हेनियस थ्योरी कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हम कराते हैं, तो जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि कुछ बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, या उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले बनता है और बहुत शॉर्ट टाइम एग्जिस्टिंग होता है, बहुत कम समय तक रहता है, और उस स्टेज के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार कुछ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो होता है बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है, बहुत कम टाइमिंग के लिए होता है। और उस इंटरमीडिएट के बनने में जो एनर्जी लेवल होता है वो हायर एनर्जी लेवल होता है। पहले जितना लिया गया है आपका रिएक्टेंट जिस लेवल में है, उसका टोटल एनर्जी जितना है, जब वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। हमने नीचे लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनीशन कि एक्टिवेशन एनर्जी ये से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, तो द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मीन्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स, और इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड और नीडेड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो जब भी कोई इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई रिएक्शन शुरू होता है, तो पहले जितनी एनर्जी होती है नॉर्मल रिएक्टेंट के केस में विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, तो जब केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो बीच में कुछ ना कुछ मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके कुछ न्यू कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट फॉर्म बनाते हैं, और उस कंडीशन में उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो उन्हीं दोनों एनर्जी का, जो इंटरमीडिएट स्टेज के लेवल की एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी, और जो शुरू में थी, दोनों के बीच के एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो है इस फॉर्मूला में, ये आपको वही एक्टिवेशन एनर्जी बता रहा है। फिर और उसको एक्सप्रेस करते हैं जूल पर मोल में। फिर उसके बाद आर आपका गैस कांस्टेंट जानते ही हैं, और टी आपका टेम्परेचर हो जाता है। आर्हेनियस इक्वेशन की बात किए तो उसमें वो इक्वेशन बेस्ड है आर्हेनियस थ्योरी पर, और आर्हेनियस थ्योरी बताता है कि कोई भी अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके बीच में कुछ न कुछ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है जो बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर हम एक रिएक्शन को देखते हैं, H2 गैस है प्लस I2, ये भी आपके गैस है, बनाता है तो 2HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी आपका गैस है। अब इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं तो H2 है, तो शुरू में ये रिएक्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं रिएक्टेंट, और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। तो जब आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार बनता क्या है कि जब H2 लिए तो H के दो मोलिक्यूल्स हैं, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड से बने हुए कोवैलेंट बॉन्ड से। I2 में भी I और I के दोनों एटम आपस में बंधे हुए हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट कंडीशन में है तो H और H के बीच में, इधर I और I के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, चाहे सिंगल बॉन्ड है। जब ये रिएक्शन शुरू करते हैं तो ये रिएक्शन शुरू होता है, तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड टूट जाता है, दोनों का सिंगल बॉन्ड जो है ये एनर्जी लेंगे और टूटेगा। तो जब बॉन्ड ये टूटेगा तो टूटने के बाद क्या हो जाता है कि एक
नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है HHII। वैसे ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे इनके बीच में कुछ नहीं था, यहाँ पर मैक्सिमम था, फिर यहाँ पर मैक्सिमम था, इनके बीच में कुछ नहीं था। तो बॉन्ड का अट्रैक्शन कुछ इधर से भी और कुछ इधर से भी अट्रैक्टिव होता है। तो कुछ बॉन्ड का पार्ट इधर भी चला जाता है, कुछ इधर भी चला जाता है। तो इनके बीच में भी बॉन्ड, इनके बीच में भी बॉन्ड, इनके बीच में भी बॉन्ड और इनके बीच में भी बॉन्ड, चारों एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये जुड़ कर के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स लॉन्ग एग्जिस्टिंग नहीं होता है, ये तुरंत बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा स्पॉन्टेनियसली, ये बनेगा। अब बनने के तुरंत बाद इसमें से एनर्जी का रिलीज, चूँकि ये जब जिस एनर्जी लेवल पर था, जब ऐसा फॉर्मेशन होगा तो उसको सराउंडिंग से एनर्जी लेनी पड़ेगी, एनर्जी लेता है। बॉन्ड तो ये टूटा और न्यू अरेंजमेंट हुआ तो इसके लिए एनर्जी लेगा। और फिर इसके बाद परमानेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड का एग्जिस्टेंस था, जैसे HH में जो था और II में जो था, तो H और चूँकि H ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और I ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इन दोनों के बीच में इन दोनों एग्जिस्टिंग बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर अब HI और HI के बीच में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दोनों सिंगल बॉन्ड हैं, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन पहले से ज़्यादा एग्जिस्टिंग, पहले से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए। और क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अब इसके बाद HI के दो मॉलिक्यूल्स आपको बन जाते हैं। तो इस आर्हेनियस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इससे डायरेक्ट ये नहीं बन जाता है, बल्कि ये दिया हुआ है कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा और वो शॉर्ट लास्टिंग होगा और उसके बाद ये बन जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट स्टेज या उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और पहले से जितनी एनर्जी है प्लस एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी लिया, तो ले करके अब अपना ये शेप जब बनाया तो इस पार्ट में उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इन्हीं दोनों के एनर्जी डिफरेंस को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उतनी एनर्जी जब हम इस सिस्टम में देंगे तो भी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और फिर जब इस सिस्टम से ये बनता है, इंटरमीडिएट स्टेज से ये जब बन रहा है प्रोडक्ट, तो इस केस में क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी कोई ज़रूरी नहीं है कि इस रिएक्टेंट के अंदर जितनी एनर्जी दी गई है उतनी एनर्जी के इक्वल ही होगी। उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और उसी रिलीज एनर्जी के आधार पर जितना इनटेक एनर्जी है और जितना गिव आउट एनर्जी है, उसी एनर्जी के स्टेज के आधार पर अगर गिव आउट एनर्जी ज़्यादा होती है तो आप उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर इनटेक एनर्जी ज़्यादा होती है तो आप उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जो पहले आप जान चुके हैं उसके बारे में प्रीवियस क्लासेज में। तो यहाँ वही कंसेप्ट है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जितना एनर्जी चेंज यहाँ होगा उतना ही एनर्जी चेंज यहाँ होगा, ये कोई, क्योंकि यहाँ पर अलग कंपाउंड है और यहाँ पर आपका अलग कंपाउंड है। अब इसके बाद ये एक अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, एक है मैक्सवेल जिनका पूरा नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और बोल्ट्जमैन था, इनका था लुडविग बोल्ट्जमैन। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक ये और एक ये दोनों का मिला हुआ रूप है। दोनों ने कंबाइंड फॉर्म में इसको डिफाइन किया था, इसलिए इनको मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। तो इन दोनों साइंटिस्टों के अनुसार, दोनों केमिस्टों के अनुसार ये होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी may be described by plotting the fraction of molecules Ne by Nt with a given kinetic energy E versus kinetic energy where Ne equals to the number of molecules with energy E and Nt equals to the total number of molecules। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की बात कहने की, इस तरह का कॉन्सेप्ट देने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। ये तो ऐसा देखा जाता है कि जब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है या रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है या फिर इंटरमीडिएट से आपका प्रोडक्ट बनता है,
तो इस प्रोसेस में आप जानते हैं कि रिएक्टेंट में काइनेटिक एनर्जी लेवल कम था। इसके बाद जब इंटरमीडिएट बना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लेवल ज़्यादा हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जब पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होता है। तो जब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है तो काइनेटिक एनर्जी लेवल बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो उसमें सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, और उसमें किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को प्रिडिक्ट करना, उसके बारे में कुछ असेस करना बहुत मुश्किल है, नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए अब एज ए होल वहाँ पर कुछ रिजल्ट देना पड़ेगा। तो एज ए होल के लिए इन्होंने, ये दोनों साइंटिस्टों ने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, ये एक रूल दिया, कर्व का रूल, और उन्होंने कहा कि सारे की एनर्जी एक समान नहीं होती है, जितने भी इंटरमीडिएट हैं सबकी एनर्जी एक लेवल में नहीं होगी, सारे मॉलिक्यूल्स की कुछ अलग अलग होता है, कुछ की ज़्यादा हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है। तो जिनकी ज़्यादा होगी वो आपस में स्ट्रांगली कोलाइड करेंगे, जिनकी कम होगी वीकली कोलाइड करेंगे। तो उस कंडीशन में उनका क्या एग्जिस्टेंस होगा, क्या चांसेज बनता है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड या स्टैटिक से रिलेटेड बात हो जाती है। तो वही उन्होंने कहा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, इंटरमीडिएट के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एक कर्व के माध्यम से दिखा सकते हैं। और वो कर्व किस के बीच में खींचा जाता है, तो NE/NT। तो NE क्या हुआ, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी E, कोई खास एनर्जी दिए हैं जितना, उस एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। तो ये NE/NT का एक रेशियो हुआ। तो इसको हम लोग वाई एक्सिस पर, इस पार्ट को NE/NT को हम लोग फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि ई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, बाई में टोटल मॉलिक्यूल। तो और दूसरा टर्म लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो आपके पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। तो उसके बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का कर्व कुछ इस नेचर का होता है। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रिएक्शन का, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जब प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक से आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको ग्राफ में कोई एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत बहुत कम जगह पड़ती है, नेचर ऑफ ग्राफ नहीं चेंज होता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा तो आपको ग्राफ ऐसे ही बनाना। अभी ये थोड़ा सा इधर से बना दीजिए या थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही होगा कि कुछ राइज करेगा फिर डाउन होकर के फिर इधर जाएगा, ऐसा कर्व होगा। तो ये नेचर, अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट कर्व का हाइट है, पीक वैल्यू जो है या पीक पॉइंट, यहाँ पर सबसे कर्व हाई, कर्व जहाँ पर सबसे हाई पर है, तो वहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस काइनेटिक एनर्जी के लेवल पर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आपको देता है, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उसी लेवल पर होगी। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि द पीक वैल्यू ऑफ द कर्व corresponds to the most probable kinetic energy और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। यानी वहाँ पर जो इस एनर्जी लेवल पर काइनेटिक एनर्जी का ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे पूरे सिस्टम के, उनके मैक्सिमम फ्रैक्शंस की काइनेटिक एनर्जी होगी, या यूँ कह सकते हैं कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल फ्रैक्शंस के काइनेटिक एनर्जी होगी जब इस पीक वैल्यू पर आएगा। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि किसी खास एनर्जी पर यहाँ पर उसका मैक्सिमम पीक वैल्यू है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर मान लीजिए कि स्थिति है, अब अगर हम इसको बढ़ाते हैं 10 डिग्री से, तो 10 डिग्री से बढ़ाने पर इसके नेचर में क्या अंतर आएगा। तो जब भी हम 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो ये पीक पॉइंट जो है ये आपका राइट में शिफ्ट करता है, ये पीक पॉइंट आपका राइट में शिफ्ट करेगा। और जब ये पीक पॉइंट आपका राइट में शिफ्ट करेगा और ये जो कर्व है ये जितना है उससे ब्रॉड हो जाएगा। तो ये अभी नैरो स्थिति में है, जितने स्थिति में होगा कर्व उससे और ब्रॉड होगा। तो ये कर्व जो है जब नैरो स्थिति में है और जब ये और ब्रॉड होगा, तो ब्रॉड होने पर इसका कुछ कर्व का कंडीशन ऐसे हो जाता है। ये मान लीजिए कि आपका T पर है टेम्परेचर पर,
तो अब ये कर्व थोड़ा डाउन हो जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कर्व आगे बढ़ा, तो अब इन दोनों के बीच में पहले जैसे मान लीजिए कि एनर्जी लेवल ये था, पहले कंडीशन में ये आपका एनर्जी लेवल था। अब जब ये टेम्परेचर को बढ़ाया, जैसे यहाँ पर हमने किया कि T+10 डिग्री चाहे 10 केल्विन कर दिए, 10 केल्विन, तो ये टीके था 10 केल्विन टीके और ये T+10 केल्विन। तो कर्व क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है ये कर्व का ऐसे राइट में बढ़ेगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग आगे और क्लियर करके देख लेते हैं। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व को हम लोग देखते हैं कि उस कर्व में, कर्व का नेचर तो हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ 0 पर है तो 0 से उठता है, पीक वैल्यू पर आता है, इसके बाद एक कर्व ऐसे जाता है। अब बात है कि अगर उसका हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, 10 केल्विन बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या वेरिएशन होता है। तो इसके ग्राफ को आपके बुक में भी दिया गया है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ग्राफ को, तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये ग्राफ आपका है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो जैसे सिंपल में एक ग्राफ अगर इसको कंसीडर करें तो ये आपका हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात आती है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ टेम्परेचर से किस प्रकार रिलेटेड होता है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है कि अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इस बढ़ाने में ये जो पीक पॉइंट है ये थोड़ा राइट में शिफ्ट करता है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपका पीक पॉइंट जो था ये इस पॉइंट पर था काइनेटिक एनर्जी पर, इसका जो पीक पॉइंट हुआ ये यहाँ चला गया, तो ये राइट शिफ्ट होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि ये कर्व जो है शुरू में नैरो था, ये कर्व का पीक वैल्यू ज़्यादा था, साइड में नैरो था, एक्सपेंशन नैरो होता है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कर्व जितना प्री एग्जिस्टिंग कर्व नैरोनेस है उससे ये ब्रॉड हो जाता है। तो जब ये कर्व सेम है लेकिन जब ऊपर बढ़ा हुआ था तो इधर से ज़्यादा लंबा था, ये ऊपर बढ़ा हुआ था। अब जब ये कर्व टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो बढ़ाने पर क्या हो रहा है कि ये राइट शिफ्ट कर रहा है, तो ये राइट शिफ्ट करेगा तो इधर से डाउन होते जाएगा और ये नैरोनेस जो है इसका ये बढ़ेगा। तो जब एक्सपेंड करेगा तो कर्व का नेचर कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ से ऐसे कुछ बढ़ करके यहाँ बाहर हो जाएगा और इसके ऊपर से यहाँ पर जा रहा है कर्व। तो अब इस कंडीशन में ये जो आपका है यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है ये के बराबर है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ये है आपका यहाँ पर पॉइंट। अब यहाँ जो पहले फर्स्ट कर्व में जो लेवल था तो इसमें ये एरिया था कि जब उसका T टेम्परेचर था तो उस समय कितना रिएक्शन हो रहा था, मोल फ्रैक्शन उसका ये कितना फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन मोलिक्यूल। तो दिस एरिया, ये जो एरिया है नीचे वाला इस कर्व का, तो दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट T केल्विन, यानी T टेम्परेचर पर कितने मोलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे उनका जो फ्रैक्शन था, यानी Ne/Nt का जो वैल्यू था वो इंडिकेट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ये एरिया। जब हमने इसका टेम्परेचर T से T+10 कर दिया, ग्राफ बढ़ा, ब्रॉड हुआ और एक्सपेंड जब किया तो इसके बाद ये हाइट इसका डाउन हो गया, नीचे आ गया और ये राइट शिफ्टिंग हुआ, इसके साथ ये ब्रॉड हो गया। तो ब्रॉड होने पर जब ग्राफ ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर जो पहले एरिया था उससे एरिया ये ज़्यादा हो गया, ये ऐड हो जा रहा है एरिया। तो ये जो इंक्रीजिंग एरिया है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस एरिया शोज फ्रैक्शंस ऑफ एडिशनल मोलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट T+10 के। जैसे यहाँ पर आप कह रहे थे कि इस कर्व के नीचे का जो था उसको आप कह रहे थे कि टोटल फ्रैक्शन मोलिक्यूल्स एट T टेम्परेचर। अब उसी तरीके से जब इस कर्व के नीचे की बात करेंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट T+10, क्योंकि ये ग्राफ जो है T+10 केल्विन का है तो यहाँ केल्विन लिख सकते हैं, तो T+10 केल्विन का ही ग्राफ है। तो अब यहाँ से यहाँ तक T पर था और यहाँ से यहाँ तक पूरा जब T+10 पर हुआ तो ये कितना होगा, दोनों का डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि एडिशनल है, तो ये आपका एडिशनल फ्रैक्शन हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से ही आगे एक्सपेंशन करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेंशन है, देखिए
जैसे आर्हेनियस इक्वेशन है, तो आर्हेनियस इक्वेशन में आप लिखते हैं कि k इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इसमें ये जो फैक्टर है e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो ये फैक्टर आपको फ्रैक्शंस ऑफ मोलिक्यूल पर रिलेटेड होता है। ये आपका फ्रैक्शंस ऑफ मोलिक्यूल से रिलेटेड हो गया। इन द आर्हेनियस इक्वेशन ऑफ द फैक्टर इक्वेशन, द फैक्टर e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी करस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ई। यानी ये फैक्टर जो है ये डिपेंड किस पर करता है, तो ऐसे मोलिक्यूल्स के फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ई से यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है और वो फास्ट कोलाइड करते हैं। तो अगर हम लोग इस आर्हेनियस इक्वेशन में लॉग लेते हैं दोनों तरफ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ई से ज़्यादा हो जाएगी एनर्जी, तो उससे ई से ज़्यादा एनर्जी वाले फ्रैक्शन से रिलेटेड पार्ट आपका ये हो गया ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब अगर हम लोग इस आर्हेनियस इक्वेशन में लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग लेने में आप नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं, लॉग बेस 10 भी ले सकते हैं। जनरली कंसेप्ट में हम लोग नेचुरल लॉग लेकर के ही बनाते हैं वेरिएबल के लिए, और फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग 10 में। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नेचुरल भी ले सकते हैं। नेचुरल आएगा तो नेचुरल के टर्म में एक्सप्लेनेशन आएगा, उसको हम लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे लॉग बेस 10 पर, नहीं तो बेस 10 पर आएगा। तो जब हम लोग नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों साइड में, तो के पर ln के लिखेंगे। यहाँ आपका a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी है, और नेचुरल लॉग लेना ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है इस केस में कि यहाँ पर e दिया गया है, तो e आपका नेचुरल लॉग का बेस होता है, e यहाँ भी बेस है आपको पावर फैक्टर में, तो इसलिए ये हमारे लिए नेचुरल लॉग ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब सबसे पहले तो यहाँ पर ln a हो जाएगा, आप प्लस में ln इसको करेंगे, तो अगर ln इसका लेते हैं तो आप जानते हैं कि e अगर m का पावर n है, तो अगर आप लॉग लेते हैं जैसे ln e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ a है ही, तो ln a तो आपका ज़्यादा क्लियर हो गया, a को छोड़ दीजिए, ln a तो आपका सीधा प्लस में हो गया। e वाले को समझ लीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस ई ए बाई आर टी इंटू ln ई, और ln ई में चूँकि बेस ई होता है तो ln ई का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि 1 होता है। log 10 का वैल्यू 1, यानी log वहाँ पर बेस 10 पर लिया गया है। ln में ई का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ln में ई बेस होता है और ई आया है, तो वहाँ पर log के कंसेप्ट में आप समझ चुके हैं कि ई 1 होगा। तो ये आपका 1 हो गया, तो क्या बचा माइनस ई ए बाई आर टी, तो वही हमने लिखा कि माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln ए। अब इसको हम लोग ln के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको पहले कर दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए, पॉजिटिव फैक्टर को पहले नेगेटिव को बाद में कर दीजिए। आप यहाँ हमने प्लस अलग और माइनस अलग करके लिखा है, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं कि क्या है, तो इसमें एक वेरिएबल आ रहा है हमारा k, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक कांस्टेंट k आपका बदलेगा, और t है तो t यहाँ पर 1/t के रूप में एक्सप्रेशन में आ रहा है। तो हम 1/t को अगर एक मान लेते हैं टर्म, और ln k को एक वेरिएबल टर्म मान लेते हैं, दोनों के बीच में अगर हम लोग ग्राफ करते हैं तो ये आपका रिलेशन कुछ आता है। ये तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ 1/t को एक वेरिएबल मान लिया, और ये बाकी ये बाई आर आपका कांस्टेंट ही है, ln के आपका एक वेरिएबल है। तो इक्वेशन का टाइप हो जाता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रूप में हो जाता है। तो जो x यहाँ वेरिएबल है, तो यहाँ x के जगह पर 1/t है, और उसके साथ जो m है यानी माइनस ई ए बाई आर है, तो स्लोप आपका देगा माइनस ई ए बाई आर, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ln a है, तो कांस्टेंट टर्म आपका ln a होगा। और ये c जो होता है कांस्टेंट टर्म बेसिकली y इंटरसेप्ट होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि इस ग्राफ में
जब हम ln k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन मिलता है, क्योंकि ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और इसमें इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, तो इंटरसेप्ट हमारा ln a मिलेगा, तो ये इंटरसेप्ट हो गया ln a, और स्लोप इसका कितना होगा, तो -EA/r के बराबर होगा। ये आपका ln k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो अब इसके बाद हम लोग इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दिए गए हों तो उनमें क्या रिलेशन पाया जाएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि हमने EK के बाद बढ़ाया, एक टेम्परेचर T शुरू था तो T से इतना बढ़ाया तो इतना हुआ, फिर दूसरा बढ़ा दिए टेम्परेचर कुछ और ज़्यादा तो इतना वेरिएशन हुआ, तो आपका रिजल्ट फाइंडिंग करने के लिए दे सकता है उसमें। तो उसके लिए हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर पर कंडीशन प्राप्त करते हैं इसी इक्वेशन को डेवलप करके। तो देखिए मेन इक्वेशन हमारा हो गया कि ln k = ln a प्लस माइनस लिखिए, या फिर डायरेक्ट आप इसको माइनस भी लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस यहाँ कर दीजिए और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। तो इसके बाद अब आपका क्या आया हमारा कि टेम्परेचर एक बार T1 मानते हैं और एक बार T2 मानते हैं। तो T1 टेम्परेचर पर मान लीजिए कि आपका K का वैल्यू K1 आया और T2 पर K2 आया। फर्स्ट पर फर्स्ट, सेकंड पर सेकंड आप मान लीजिए। तो एट टेम्परेचर T1 एंड T2 वी है ln k = K1 आ जाएगा k के जगह पर, ln a कांस्टेंट है, EA कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, माइनस का साइन है, T के जगह पर T1 हो गया। तो और यहाँ पर ln K2 = ln a - EA/RT2 आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि एट टेम्परेचर T1 एंड T2 वी है K1 एंड K2, देयरफॉर ये आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इनमें से इसको माइनस कर लीजिए अगर सेकंड में से फर्स्ट को, तो मैंने यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन हुआ तो थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ln K2 - ln K1 आ गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका तो निगेटिव साइन लग गया, इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी EA/RT1 - EA/RT2। तो EA/R को कॉमन निकाल लेंगे तो 1/T1 - 1/T2 हो गया। और ln K2 यहाँ तो ln m - ln n का फॉर्मूला हो जाएगा तो ln m/n होगा, यानी ln K2/K1 = हो जाएगा EA/R × 1/T1 - 1/T2, ये वाला टर्म। तो अब इसी को अगर हम लोग लॉग में, ये तो नेचुरल लॉग में हो गया, अगर हम लोग लॉग में लेना चाहते हैं इसको, लॉग बेस 10 पर आएंगे तो बेस 10 पर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2.303 से यहाँ लॉग है ln है, तो ln को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लॉग बेस 10 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में लॉग नहीं है तो हम कांस्टेंट इधर लेकर चले आते हैं तो वहाँ पर डिवाइड करेगा, यानी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो log K2/K1 = EA/2.303 × R × 1/T1 - 1/T2। तो या फिर इसी चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो T1 T2 का LCM T1 T2 हो जाएगा और ऊपर में लिख सकते हैं कि T2 - T1। तो इस तरीके से हमारा log K2/K1 = EA/2.303 R × 1/T1 - 1/T2 लिख लीजिए, या फिर इसको लिख लीजिए, ये रिजल्ट आया। तो अब इस पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं बुक में, तो आप इस थ्योरी को और इसके प्रीवियस भी जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से समझ करके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल्स में जो आपके दिए गए हैं एक्सरसाइज, उनको बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको समझ लीजिए, बार बार रिप्ले करके देख करके, और इसके बाद इसके बहुत छोटे से टॉपिक जो बच गए हैं आपके कैटालिस्ट से रिलेटेड, और एक और टॉपिक है, तो उन दोनों टॉपिक को हम लोग एक छोटे से अगले वीडियो में दे करके कंक्लूड करेंगे। और तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।